राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा था एंटीबायोटिक्स, जिसकी 3 क्लासेस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स, ये हम तीनों हमने डिस्कस कर ली थी यूनिट 1 में। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जिसमें एंटीबायोटिक के बचे हुए पार्ट्स, डेट इज मैक्लोराइड्स एंड मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स आएंगी। हमारी टेट्रासाइक्लिन्स तक एंटीबायोटिक्स की क्लास कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स जो क्लास है एंटीबायोटिक्स की, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेट इज मैक्रो एंड लाइड्स। मैक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा है लार्ज, यानी कि जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड लाइड्स डिनोट करता है लैक्टोन रिंग को, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में जो मेन कोर है वो है लैक्टोन रिंग। अ लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग विद वन और मोर डीऑक्सी शुगर अटैच्ड। जैसा कि मैंने अभी बोला कि इसके स्ट्रक्चर में मैक्रोसाइक्लिक यानी कि बहुत बड़ी लैक्टोन रिंग होती है, जिससे कि शुगर्स अटैच होती है बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम इसका टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री। फर्स्ट मैक्रोलाइड डिस्कवर्ड वाज एरिथ्रोमाइसिन इन 1952। फर्स्ट मैक्रोलाइड है एरिथ्रोमाइसिन, जो कि डिस्कवर हुई थी, जो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, एक नेचुरल मैक्रोलाइड है। साइंटिस्ट जेबी मैक गिरेट, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था, आइसोलेट करा था फ्रॉम द सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस एरेथ्रियस, दैट इज एन एक्टिनोमाइसिटीज, developed as an alternative to penicillin for patients with penicillin allergy। यानी कि जिन भी पेशेंट्स को पेनिसिलिन से एलर्जी है उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन या मैक्लोराइड। लेटर क्लिंडामाइसिन एरिथ्रोमाइसिन से ही मॉडिफाई होकर बना है। क्लिंडामाइसिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जो कि इसी की क्लास है, जिसमें हम तीनों एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोलाइड्स। ये जनरल स्ट्रक्चर है मैक्रोलाइड का। मैक्रोलाइड के स्ट्रक्चर में हमें 3 स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट इज लैक्टोन रिंग, डिसोसामाइन शुगर एंड क्लैंडिनोस शुगर। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, पर इसको इजी तरीके से हम याद रखेंगे और बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होगा, सिंपल। इसके अंदर हमारे 14 एटम्स इंक्लूड हो गए। अब लैक्टोन रिंग, लैक्टोन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन के पास कार्बोनिल ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप आ जाए। जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर जब कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है ऑक्सीजन के, तो उसे लैक्टोन बोलते हैं। अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। अब इससे हम सब्सटीट्यूशंस अटैच करेंगे। ये हमारी लैक्टोन कोर रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, इसको इस तरीके से याद रखना है। अब 5th एंड 3rd पोजीशन पर हमारी शुगर अटैच होंगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये हमारी 2 शुगर अटैच हो गई। ये जो हमारी शुगर है डिसोसामाइन, ये एक एमिनो शुगर है, तो इसकी इस पोजीशन पर OH, इस पोजीशन पर NCH3 का होल ट्वाइस, एंड इस पोजीशन पर CH3। इसकी नंबरिंग शुरू होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सेम इसमें भी नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इससे अटैच होंगे हमारे 2, इससे एक। यहाँ पर 6 पोजीशन पर अगेन CH3, जैसा इसमें वैसा ही। इसमें 3rd पोजीशन पर OH है, इसमें 5th पोजीशन पर OH है, एंड यहाँ पे आएगा CH3 एंड एक और OCH3। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक है डिसोसामाइन शुगर, एंड यहाँ से यहाँ तक है क्लैंडिनो शुगर। अब बाकी सब्सटीट्यूशंस जो कोर रिंग पर अटैच होंगे उनको कैसे याद रखना है। जितने भी हमारे इवन नंबर्स है 2 4 6 8 10 12, इस पर हमें CH3 ग्रुप जोड़ना है, एंड 1 एंड 9 पर कार्बोनिल ग्रुप आएगा, दैट इज कीटोन ग्रुप। 1 पर ऑलरेडी कीटोन मैंने जोड़ दिया है, एंड 9 पोजीशन पर कीटोन ग्रुप। अब जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब पर हम जोड़ेंगे CH3।
ये हमने सारे इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 12 पर जोड़ दिया CH3 ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। अब 11 एंड 12 पर OH ग्रुप एंड 13 पर C2H5। ये हमारा 13, इस पे जुड़ेगा C2H5। ये आप याद ही रखें बाय डिफॉल्ट कि जो ऑक्सीजन है उसके पास वाला जो कार्बन है उससे हमें C2H5 जोड़ना है। 11 एंड 12 पर आ जाएगा हमारा OH एंड OH। ठीक है, अब जो ये 6th वाला है कार्बन, इससे हमें जोड़ना होता है OR। जब हम एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो R है इस पोजीशन पर आ जाता है H। जब क्लिंडामाइसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस पोजीशन पर आ जाता है CH3, यानी कि क्लिंडामाइसिन में बन जाता है OCH3 और एरिथ्रोमाइसिन में रहता है OH इस पोजीशन पर। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, मैंने लिखा भी है। R की पोजीशन पर जब H होगा तो एरिथ्रोमाइसिन बनेगा, और R की पोजीशन पर अगर CH3 होगा तो हमारा कंपाउंड बनेगा क्लेरिथ्रोमाइसिन। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बस देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा है, ये याद नहीं रहेगा। आपको बस ये याद रखना है कि हमारी इसकी कोर रिंग है जिसमें 14 एटम्स है, 13 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, जिससे 3 और 5 पोजीशन पर ग्लाइकोसिडिकली 2 शुगर अटैच्ड है, वन इज डिसोसामाइन एंड अनदर इज लैंडिनोस। और बस हमें इसके सब्स्टिट्यूशंस याद रखने जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और फिर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पर आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मैक्रोलाइड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा सेम वही स्ट्रक्चर है। ये हमारी कोर रिंग है, डेट इज लैक्टोन रिंग। ये हमारी डिसोसामाइन शुगर है एंड ये क्लैडिनोस शुगर है। अब इसमें हम इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या ऐसे चेंजेस करेंगे, क्या कर सकते हैं जिससे कि उसकी एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कोर रिंग से, लैक्टोन रिंग। मैंने अभी बताया था जब ऑक्सीजन के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है तो उसे हम लैक्टोन बोलते हैं, बट अगर हम इसे रिप्लेस कर दें लैक्टम से तो जो इसकी एक्टिविटी है मैक्रोलाइड्स की वो बहुत कम हो जाएगी। लैक्टोन होता है जब कीटोन ग्रुप के पास कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, और ये रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, और बहुत जैसा हमने अभी देखा 14 to 16 कार्बन की भी हो सकती है। और लैक्टम, जैसा कि हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में देखा था, जब नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं लैक्टम। जब ऑक्सीजन के एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं लैक्टोन। ये है लैक्टोन एंड ये है लैक्टम। और ये रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है, 4, 6, 14, 16, कितनी भी बड़ी हो सकती है। जब हम इस लैक्टोन रिंग को लैक्टम रिंग से रिप्लेस कर दें तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड कार्बन, कार्बन सेकेंड पे हमारा सब्सटीट्यूशन जुड़ा हुआ है CH3। अगर इस CH3 को हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी एंड जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी, और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी एनहेंस हो जाएंगी। पहले हम कोर रिंग के सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे एंड लास्ट में देखेंगे डिसोसामाइन एंड क्लैडिनोस के। कार्बन 2 के बाद कार्बन 6। कार्बन 6 पे हमने अभी डिस्कस करा था कि यहाँ पर OR होता है। अगर एरिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे तो यहाँ पर OH आ जाता है, और अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे तो यहाँ पर OCH3 आ जाता है। अब अगर इस OH को हम रिप्लेस कर दें OCH3 से तो एक एसिड स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, और इसका एग्जांपल है क्लैरिथ्रोमाइसिन। अभी डिस्कस करा था क्लैरिथ्रोमाइसिन में यहाँ पर OCH3 होता है, तो जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है वो ज़्यादा एसिड स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट कार्बोनेट। कार्बोनेट पर सब्स्टिट्यूशन है CH3। अगेन इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं फ्लोरीन से तो एक एसिड स्टेबल कंपाउंड बनता है, एग्जांपल है फ्लोरिथ्रोमाइसिन। कार्बन 8 एंड कार्बन 2, इन दोनों पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे फ्लोरीन से। कार्बन 2 में एक्टिविटी बढ़ेगी एंड टॉक्सिसिटी कम होगी, एंड कार्बन 8 पर एसिड स्टेबल कंपाउंड बनेगा। कार्बन 9, यहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिम एंड हाइड्रोजोन। ऑक्सिम एंड हाइड्रोजोन के स्ट्रक्चर्स याद रखने होंगे। जब कार्बन से, मान लीजिए रिंग है बेंजीन, अब अगर इससे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन एंड देन OH ग्रुप, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा ऑक्सिम। इसे हम जब डबल बॉन्ड से NOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सिम। एंड सेम इमेजिन करें कि ये बेंजीन रिंग है और इससे डबल बॉन्ड से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजोन।
कंफ्यूज नहीं होना हाइड्रोजोन एंड हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन होती है NH2 बॉन्ड NH2 एंड हाइड्रोजोन होती है जब इससे दोनों H2 हटे हुए हो और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो नाइट्रोजन। तो ये जो ग्रुप होगा ये होगा हाइड्रोजोन। तो ये जब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर इसकी जगह पर डबल बॉन्ड से NOH या फिर NNH2 जुड़ जाए तो इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, लाइपोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। एंड ऑफ कोर्स जब लाइपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर ऑक्सिजन या हाइड्रोजन C9 पोजीशन पर आते हैं तो एक्टिविटी तो बढ़ेगी बट एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 11 एंड 12। 11 और 12 पर दोनों पर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट इज हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर इन दोनों ग्रुप को ये आपस में जुड़ जाए और एक कार्बोनेट बना ले या कार्बामेट बना ले साइक्लिक, तो जो उसकी पोटेंसी है वो बढ़ेगी एंड टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी। एक एसिड स्टेबल कंपाउंड बनेगा, लेकिन ऐसी पोटेंसी और एसिड स्टेबिलिटी का कोई खास फायदा नहीं है अगर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। अभी बस आप ये इमेजिन करें कि यहाँ पर पूरी रिंग बनी हुई है हमारी, ये हमारा कार्बन नंबर है 11, ये है कार्बन नंबर 12, इससे जुड़ा हुआ है OH, इससे जुड़ा हुआ है OH। अभी ये कंडीशन है, अगर हम इससे ये H और ये H हट जाए और ये आपस में बॉन्ड बना लें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाएगा। ये हमारा 11, ये हमारा 12 कार्बन, इससे O, ये O एंड यहाँ पर O। तो यहाँ पर C, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और ये हमारे दोनों ऑक्सीजन होगा और ये वाला है हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हट गया। जब ये दोनों हट जाएंगे तो ये CO3, CO3 होता है कार्बोनेट पर ये साइक्लिक फॉर्म में तो इसको बोलते हैं साइक्लिक कार्बोनेट। और अगर इसी की जगह यहाँ पर NH आ जाए तो ये हो जाता है कार्बामेट, यानी कि स्ट्रक्चर होगा हमारा ऐसा। इस O को हमने रिप्लेस कर दिया NH से, ये हमारा 11, ये हमारा 12। तो जब हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे NH से तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा साइक्लिक कार्बामेट। आपको ये याद रखना है कि कार्बोनेट में होता है CO3। जब ये CO3 साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बना ले और दोनों से एक साथ अटैच हो जाए 11 एंड 12 से, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा कार्बोनेट, यानी कि साइक्लिक कार्बोनेट या साइक्लिक कार्बामेट। तो इसकी पोटेंसी तो बढ़ेगी, एसिड स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, पर ये एट द सेम टाइम हेमेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, यानी कि लिवर की टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। ये थे हमारे सारे कोर रिंग के सब्स्टिट्यूशंस एंड चेंजेस। अब हम देखेंगे शुगर डिसोसामाइन एंड क्लैडिनोज के। हमें ऐसा सीक्वेंस याद रखना है C3 C4 C4 C5, C4 दोनों में कॉमन रहेंगे। इस ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो ही मेन हमारे सब्स्टिट्यूशन है, एक है OH जो कि 3 पोजीशन पर है एंड एक डाइमेथाइल अमीनो ग्रुप जो कि 4 पोजीशन पर अटैच्ड है। तो जो हमारा 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसकी एसिड स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एसिड स्टेबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि एसिड कंडीशन में स्टेबल फॉर्म में रहेगा, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। एंड C4 पर डाइमेथाइल अमीनो ग्रुप है जो कि एसिड सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, जो कि इसकी अगेन एसिड स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, एसिड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ये ग्रुप। तो ये दोनों ही ग्रुप एसिड स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे याद रखना है हमें। एंड क्लैडिनोज C4 पोजीशन यानी कि OCH3 एंड CH3 इस पोजीशन पर अगर हम फ्लोरीन अटैच कर देते हैं एक सब्स्टिट्यूशन पर, तो फ्लोरीन अगर यहाँ पर आएगा तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। एंड C5 पोजीशन पर जो OH है अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं NH2 ग्रुप, यानी कि इस पोजीशन पर NH2 ग्रुप आ जाएगा तो ये एक एमिनो शुगर बन जाएगी जो कि एक्टिव होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ये था हमारा पूरा SAR ऑफ मैक्रोलाइड्स। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स। मैकेनिज्म लगभग सिमिलर सा ही है, वही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जैसा कि हमने लास्ट एंटीबायोटिक्स में पढ़ा था। ये हमारा mRNA है, ये अगेन 50s राइबोसोम सब यूनिट है, ये 30s राइबोसोम सब यूनिट है। ये इसकी 3 साइट्स है E, P एंड A। ये हमारी एमिनो एसाइल साइट है, ये पेप्टिडाइल साइट है एंड ये एक्सिट साइट है। हमारा जो चार्ज tRNA है वो यहाँ पर आएगा एमिनो एसिड को अपने ऊपर लेकर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। फिर ये वाला जो T6 tRNA है वो यहाँ पर आएगा, T5 का एग्जिट हो जाएगा और इसके ऊपर से एमिनो एसिड यहाँ पर जो हमारे चेन है उसकी वो एलोंगेट होती जाएगी और इस पे ऊपर से एमिनो एसिड हटता जाएगा और ये अनचार्ज फॉर्म में tRNA बाहर निकलता जाएगा। ये कैसे कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है जिसमें एमिनो एसिड्स लेकर आता है tRNA और यहाँ पर उसकी चेन एलोंगेट हो जाती है, इस पर अटैच हो जाता है और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब सिंस ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया के सिंथेसिस को इनहिबिट होना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना है,
तो जो टीआरएनए अपने साथ एमिनो एसिड्स को यहाँ पर लेकर आता है और यहाँ पर जो चेन इलोंगेट होती है ये पूरी चेन इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये जो जब ये टीआरएनए इस पोजीशन पर आएगा तो ये अपने साथ अमीनो एसिड को भी यहाँ ले आएगा और ये जो पूरी चेन है ये इसके ऊपर आ जाएगी। और जो ऐसे चेन है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होते हैं अमीनो एसिड्स और इसकी चेन इलोंगेट होती जाती है। बट अब जो मैक्रोलाइड्स है वो कैसे काम करते हैं, जो ये चेन पेप्टाइड चेन है जो ये इलोंगेट हो रही है इसको ही रोक देते हैं। जब ये टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं पर जब ये इसके साथ अटैच नहीं हो पाता, ये अटैचमेंट को ही रोक देती है, यानी कि ये जो ट्रांसलोकेशन होगा इस पूरी चेन का इसके ऊपर इसको रोक देती है। तो जब ये ट्रांसलोकेशन रोक देती है तो जो हमारी चेन है वो इलांगेट नहीं हो पाएगी और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया है उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसे एनर्जी नहीं मिलेगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हमने इन डिटेल मैकेनिज्म पिछले एंटीबायोटिक्स में डिस्कस करा था, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसे पॉइंट्स फॉर्म में पढ़ लेंगे एक बार। मैक्रोलाइड्स एंटर द बैक्टीरिया। मैक्रोलाइड सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, अटैच और बाइंड्स टू 50s राइबोसोम। 50s राइबोसोम यूनिट में बाइंड होता है ये, राइबोसोमल सब यूनिट में। इनहिबिट प्रोटीन इलोंगेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन की जो चेन है उसको इलोंगेशन रोकता है बाय इनहिबिटिंग ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो पूरी चेन इसके ऊपर आ जाती और प्रोटीन एमिनो एसिड्स की चेन बढ़ती जाती और प्रोटीन का सिंथेसिस होता, इसे रोक देता है। एमिनो एसिड्स की जो चेन है वो इलांगेट नहीं हो पाएगी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, इसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करेगा, यानी कि मैक्रोलाइड्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं बट इन हायर कंसंट्रेशन इट ऑल्सो शोज बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट, यानी कि मैक्रोलाइड्स को जब हायर कंसंट्रेशन में कंज्यूम करा जाता है तो बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट भी शो करते हैं। बट इन जनरल प्राइमरीली ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज 12 मेंबर्ड रिंग, सेकंड इज 14 मेंबर्ड रिंग, थर्ड इज 15 मेंबर्ड रिंग एंड फोर्थ इज 16 मेंबर्ड रिंग। ये हमारे 4 टाइप्स हैं मैक्रोलाइड्स के। फर्स्ट है 12 मेंबर्ड रिंग जिसका एग्जांपल है मैथिमाइसिन। 14 मेंबर्ड रिंग जिसके 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल का एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन, इसी से मॉडिफाइड होकर सिंथेटिकली बनाए क्लैरिथ्रोमाइसिन। 15 मेंबर्ड रिंग इसका एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन एंड 16 मेंबर्ड रिंग इसका एग्जांपल है स्पाइरामाइसिन। ये हमारी क्लासिफिकेशन है मैक्रोलाइड्स की। अब हम एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन को इन डिटेल पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि यही तीनों हमारे सिलेबस में हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन। ये इसका स्ट्रक्चर है एरिथ्रोमाइसिन का, किस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करा है, मतलब स्ट्रक्चर सेम ही है बस बनाने का तरीका अलग है। पहले जो हमने जनरल स्ट्रक्चर में देखा था उसमें हमने इस पोजीशन पर O बनाया था और इस पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप। अब हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, ये इसलिए बनाया ताकि आपके पास 2 ऑप्शंस हो कि आपको कैसे याद रखना है स्ट्रक्चर और कौन सा ईजी लगता है वही आप याद रख सकते हैं। सेम हमने जैसे पहले बनाया था। पहले हमने इस पोजीशन पर बनाया था, इस बार हम इस पोजीशन पर O बनाएंगे। सेम पहले हमने यहाँ पे O रखा था और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप, वैसे यहाँ रखेंगे और वो कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पर, ताकि याद करने में इजी हो। और ऊपर लगाना है हमें कीटोन, नीचे लगाना है CH3। अब इस पोजीशन और इस पोजीशन दोनों पे सेम CH3 CH3, इस पोजीशन पर OH एंड CH3, सेम इसके सामने वाले पर OH एंड CH3। इस पोजीशन पर एक और OH लगाएंगे, ये 11 एंड 12 कार्बन है जिसमें एक साथ OH थे। सिंस ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 एंड 5 पर शुगर जोड़नी है ग्लाइकोसिडिकली। ये हमारी शुगर बन गई। ऑक्सीजन के एडजस्टेंट वाले कार्बन से C2H5 याद रखना है, इससे OH एंड CH3 का होल ड्राइव एंड 6th पर CH3। यहाँ पर 2 आते हैं OCH3
CH3, OH एंड CH3। ये हमारा स्ट्रक्चर है एरिथ्रोमाइसिन का। लास्ट वाले जब हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा था तो ये वाला O यहाँ बनाया था और ये वाला डबल बॉन्ड कीटोन वाला यहाँ बनाया था। ये याद करने में ईजी हो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है स्ट्रक्चर। CH3 सेम सब्स्टिट्यूशन जुड़ेंगे, OH CH3 सेम सब्स्टिट्यूशन जुड़ेंगे, बीच में एक OH एडिशनल है, यहाँ पर कुछ नहीं हो आएगा। इन दोनों के बीच में CH3, नीचे CH3 एंड थर्ड एंड फिफ्थ पर शुगर जुड़ेगी ग्लाइकोसाइडिकली। ये हमारा स्ट्रक्चर है एरिथ्रोमाइसिन का। अब हम इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। यूजेस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, यानी कि जिन भी लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी है उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है एरिथ्रोमाइसिन। ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यूज्ड इन STDs, एग्जाम्पल सिफाइलिस को ट्रीट करने के काम में आता है एरिथ्रोमाइसिन। एडवर्स इफेक्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि पेट से रिलेटेड के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन यानी कि जस्ट रिब से नीचे जो एरिया होता है वहाँ पर पेन होता है। सेकंड, नोजिया, अर्ज टू वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है। एनोरेक्सिया, ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं और हम अंडर वेट होने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। डायरिया। नेक्स्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी, जिसके अंदर रैशेस यानी कि स्किन पर रैशेस वगैरह होने लग जाते हैं। एंड इयोसिनोफिलिया, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर इयोसिन यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिवर्सिबल हियरिंग लॉस, बहुत हाई डोज जब एरिथ्रोमाइसिन की ले ली जाती है तो एक रिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये क्लैरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज जैसा हमने एरिथ्रोमाइसिन में बनाया था। एरिथ्रोमाइसिन में यहाँ पर OH था, क्लैरिथ्रोमाइसिन में यहाँ पर OCH3। C से याद रखना है, CH3 जोड़ना है हमें क्लैरिथ्रोमाइसिन में। यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज होता है। वूपिंग कफ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जब कफ जमा हो जाता है और जब वूप साउंड आता है ब्रीदिंग के साथ, उसे बोलते हैं वूपिंग कफ, उसको भी ट्रीट करने के काम में आता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। साइनोसाइटिस, यानी कि जो साइनस के जो इनर लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग हो जाती है उस टिश्यू में। निमोनिया में जो एयर सैक्स है लंग्स के अंदर जहाँ पर से एयर सैक्स होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर कोई फ्लूइड बढ़ जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे बोलते हैं निमोनिया, उसको भी ट्रीट करने के काम में आता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रिपल ड्रग रेजिमेन के अंदर 3 ड्रग्स होती है, जिसके अंदर एक ड्रग होती है क्लैरिथ्रोमाइसिन जो कि यूज्ड होता है अगेंस्ट H. पायलोरी इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय H. पायलोरी, उसे ट्रीट करने के काम में आता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये थे क्लैरिथ्रोमाइसिन के यूजेस। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग की अर्ज होती है। डायरिया, ब्लॉटिंग एक ऐसी सेंसेशन होती है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारा एब्डोमेन में स्वेलिंग हो गई है, एब्डोमेन फूल गया हो। हेडेक, यानी कि सर दर्द। इंसोम्निया, यानी कि स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब करता है क्लैरिथ्रोमाइसिन की वजह से नींद नहीं आती। ये कुछ साइड इफेक्ट्स थे क्लैरिथ्रोमाइसिन के। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। ये स्ट्रक्चर है एजिथ्रोमाइसिन का। ये 15 मेंबर्ड रिंग है, तो इसकी जो कोर लैक्टोन रिंग है इसमें अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन एडिशनल होता है। बाकी सिमिलर ही है जो हमारे लास्ट वाले स्ट्रक्चर्स थे, सेम डिसोसामाइन शुगर, ग्लैडिनोज शुगर, बस यहाँ पर एक नाइट्रोजन ऐड हो गया जिसकी वजह से जो 14 मेंबर्ड रिंग थी वो 15 मेंबर्ड रिंग हो गई। 15 मेंबर्ड रिंग होगी, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे हमने पहले बनाया था यहाँ तक वैसे ही यहाँ पर इस पोजीशन पर एन ग्रुप आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे हम इस वाले में नीचे ऐसे करते हैं और इसमें हम यहाँ पे 2 जोड़ने हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ और यहाँ हमारी शुगर आ जाएगी, ये क्लैडिनो शुगर, ये डिसोसामाइन शुगर, यहाँ पर क्लैडिनो शुगर, ये इसके सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर OCH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, ये हमारी दोनों शुगर अटैच हो गई। ये 4th पोजीशन पर CH3 ग्रुप।
यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3, इस पोजीशन पर OH CH3, ऑक्सीजन के जस्ट पास वाले पे C2H5, इससे OH CH3, यहाँ पर OH। ये हमारा स्ट्रक्चर है एजिथ्रोमाइसिन का। इस तरीके से एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बनेगा, बनाकर प्रैक्टिस करके जल्दी याद हो जाएगा। यूजेस देख लेते हैं। मोर एक्टिव देन अदर मैक्रोलाइड्स अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है एच इन्फ्लुएंजा, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है एजिथ्रोमाइसिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर मैक्रोलाइड्स, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। यूज्ड इन फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनाइटिस एक्सेट्रा। फेरेंजिया के जो इन्फ्लेमेशन होती है, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, साइनसाइटिस साइनस पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, उन सबको ट्रीट करने के काम में आता है एजिथ्रोमाइसिन। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर। जब बहुत सारी ड्रग्स से टाइफाइड फीवर रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि जो एरिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, इस जब रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, तब एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए। ये इसके यूजेस थे। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया। लगभग सारी मैक्रोलाइड जितनी भी हमने देखी है, सभी पेट को डिस्टर्ब करती हैं और उससे वॉमिटिंग, नौशिया, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। हेडेक, डिजीनेस यानी कि लेजीनेस जैसा महसूस होता है, सर में दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, एंड चेंज टू सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट का जो सेंस है उसमें भी चेंज आने लग जाता है, टेस्ट नहीं आता। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। ये हमारा मैक्रोलाइड का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्लोरामफेनिकोल, जो कि मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स के अंडर है। Thanks for watching. Subscribe for more such videos.